हाँ। हम लोग चर्चा कर रहे थे यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन का। यूरोप में पुनर्जागरण आंदोलन ने यूरोप के कला, साहित्य, विज्ञान के साथ साथ भौगोलिक खोजों को उन्नतशील बनाया, जिससे यूरोपीय समाज में आधुनिकता आई, तार्किकता आई। यानी पुनर्जागरण ने यूरोप के हर पहलुओं को प्रभावित किया। यह 15वीं सदी की एक बड़ी घटना थी। अभी तक पिछले बार अभी देखा विज्ञान होगा और इसके साथ साथ साहित्य उन्नतशील हुआ और कला के क्षेत्र में भी पुनर्जागरण का बहुत बड़ा रोल रहा, बहुत बड़ा रोल रहा। वह कला में क्या क्या, जैसे रेफेल, आपका नाम से रेफेल बहुत बड़ा चित्रकार था, और इसके साथ साथ लियोनार्डो दा विंची का नाम सुनते हैं, यह भी बड़ा कलाकार था, कलाकार भी था, चित्रकार भी था, गणितज्ञ भी था, सब विधाओं से माहिर था, सारे विधाओं से माहिर था। यानी आप लोग कह सकते हैं पुनर्जागरण ने कला, साहित्य, विज्ञान और आधुनिकता के महत्व को स्वीकारा। पुनर्जागरण को एक बार फिर से परिभाषित कर दिया जाए, पुनर्जागरण क्या है? 15वीं सदी में यूरोप में हुए उन परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्होंने चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्त होकर के तार्किकता, आधुनिकता, कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति हुई वही पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म को परिभाषित किया जाता है पांडित्य उदय से। और क्योंकि यूरोप का समाज बेहद पढ़ा लिखा था और यूरोप विद्वानों की स्थली रही, और मध्यकाल आते आते यूरोप के समाज पर आधुनिकता के साथ साथ कह सकते हैं मध्यकाल आते आते यूरोपीय समाज पर चर्च का प्रभाव पूरी तरह होगा, जिससे वह चर्च के प्रभाव में आकर के अंधविश्वास और पाखंड, बाह्य आडंबर जैसी पूरी कल्पनाओं में जीने लगे। इनसे जो मुक्ति का प्रयास 1453 के बाद होता है, यही पुनर्जागरण है। पुनर्जागरण का टाइम पीरियड 1453 माना जाता है। कब माना जाता है? 14 और 15वीं सदी माना जाता है। कौन सी सदी माना जाता है? 15वीं सदी। अब आप इसका साथ भी सुन लें। पर पुनर्जागरण को इंग्लिश में रेनेसा कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनेसा। रेनेसा शब्द उसका शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म का शाब्दिक अर्थ है फिर से जागृत होना, और सही शब्द में कहते हैं पांडित्य उदय। क्या है? पांडित्य उदय। अब पुनर्जागरण क्या है? 15वीं सदी में यूरोप में हुए उस परिवर्तन को कहा जाता है जिन्होंने चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्त होकर कला, साहित्य, विज्ञान और तार्किकता के आधार पर यूरोपीय समाज में को जो परिवर्तन दिया वही परिवर्तन पुनर्जागरण कहलाता है। और पुनर्जागरण को की जो मूलभूत विशेषता है, पहली विशेषता है मानववाद। क्या है? मानववाद। मानववाद का अर्थ होता है उन्नतशील और तार्किक ज्ञान। क्या होता है? उन्नतशील और तार्किक ज्ञान। और उन्नतशील और तार्किक ज्ञान होता है, और इसका शाब्दिक अर्थ कहा जाए यानी वास्तविक ज्ञान का बोध ही सही अर्थ मानववाद का था। और मानववाद के पिता पेटार थे। कौन थे? पेटार। और दूसरी विशेषता क्या है? मानववाद ने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया। भौगोलिक खोज क्या है? क्योंकि भौगोलिक खोजों का आशा है भारत जैसे देश का पता चला कि समुद्री मार्ग के माध्यम से आ सकते थे। 1498 में वास्को डी गामा ने सब भारत के समुद्री मार्ग को खोजा था। और दूसरा चीज है 1492 में, और 1492 में कोलंबस के द्वारा नई दुनिया, और जिसे इनका नाम दिया जाता है अमेरिका की खोज होती है। और इसके साथ साथ मैगलन जो था उन्होंने चीन के समुद्री मार्गों का पता लगाता है। मैगलन के बाद बार्थोलोमेव डियाज आता है। बार्थोलोमेव डियाज ने उत्तम भाषा की खोज की। यानी पुनर्जागरण ने भौगोलिक खोजों को बताया। और उसके बाद दूसरी विशेषता क्या है? अगली विशेषता क्या है? पुनर्जागरण ने विज्ञान को बढ़ावा दिया। क्या बढ़ावा दिया?
विज्ञान किसी भी वस्तु के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित को ज्ञान को कहा जाता है। क्योंकि यूरोप का समाज पढ़ा लिखा था और यूरोपीय समाज में चिंतन की परंपरा, बाह्य वस्तुएं और बाह्य जगत रही और यूरोप के समाज में बाह्य वस्तुएं और बाह्य जगत पर चिंतन हुआ, जिससे वस्तुओं के क्रमबद्ध ज्ञान की प्राप्ति हुई और पुनर्जागरण के बाद यूरोप में नए नए आविष्कार हुए। उन आविष्कारों में कहा सकता है जैसे केपलर था, केपलर ने ग्रहों के गति को नियम दिया। केपलर से पहले लोग कहते थे सूर्य सब परिक्रमा करता है, लेकिन गलत हो गया। सूर्य स्थिर है, सारे ग्रह उसकी परिक्रमा करते हैं। और दूसरा चीज है जल प्लावन के सिद्धांत की खोज हो गई। आर्किमिडीज के द्वारा गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को ला दिया गया। न्यूटन के द्वारा सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए गैलीलियो ने आविष्कार कर दिया और दिशा सूचक यंत्र मार्को पोलो के द्वारा बनाया गया। यानी पुनर्जागरण ने विज्ञान को उन्नतशील बनाया। और इसके साथ साथ एक और विशेषता है, वह साहित्य। यानी पुनर्जागरण ने साहित्य के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन किए। वह परिवर्तन क्या हुआ है उसके बारे में आप देख सकते हैं। साहित्य के क्षेत्र में आप उस समय जो लेखक थे, टॉमस मूर, डांते, मैकियावेली, विलियम शेक्सपियर, यानी यूरोप में साहित्य के क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों का उत्पत्ति होती है, जिसमें सबसे बड़ा नाम आप देख सकते हैं विलियम शेक्सपियर को। विलियम शेक्सपियर को एलिजाबेथ युग का सबसे महानतम साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने मैकबेथ, हेलमेट और जूलियस सीजर की अनंत रचनाओं को उन्होंने ग्रंथों की रचना की करता है और एक महान साहित्यकार के रूप में जाना जाता है। दूसरे साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन होते हैं। वह परिवर्तन क्या होता है दूसरे साहित्य के क्षेत्र में? दूसरा साहित्य के क्षेत्र में परिवर्तन जो हुआ वह आप देख सकते हैं। आप टॉमस मूर को देख सकते हैं। टॉमस मूर ने यूटोपिया लिखा था। क्या लिखा था? यूटोपिया। और उसके बाद दांते को बड़ा नाम था, दांते ने क्या लिखा था? डिवाइन कॉमेडी लिखा था। यानी और द प्रिंस, जिसे यूरोप का पहला ग्रंथ कहा जाता है, द प्रिंस की रचना मैकियावेली ने की थी। यानी कह सकते हैं पुनर्जागरण ने साहित्य के क्षेत्र को उन्नतशील बनाया और इसके साथ साथ पुनर्जागरण ने गणित के लघुलक सिद्धांतों को प्रयोग में लाया। यानी पुनर्जागरण 15वीं सदी में यूरोप में उन परिवर्तनों को कहा गया जो साहित्य, विज्ञान, भौगोलिक खोज, इसके साथ साथ गणित के साथ साथ विभिन्न पहलुओं को प्रभावित किया, जिन्होंने चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्ति का प्रयास किया। यही महान परिवर्तन पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण यूरोप का जो पुनर्जागरण रहा वह 15वीं सदी में होता है, जबकि भारत का पुनर्जागरण नवजागरण आंदोलन 19वीं सदी में होता है। क्या होता है? 19वीं। यूरोप का जो पुनर्जागरण हुआ ये यहाँ किससे निकला था? चर्च आधारित व्यवस्था के विरोध से निकला था। यूरोप का पुनर्जागरण चर्च आधारित व्यवस्था के अंत से हुआ था। भारत का जो पुनर्जागरण है, नवजागरण है, इसकी शुरुआत 19वीं सदी में होती है। इसके यह कह सकते हैं भारत में नवजागरण अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य व्यवस्था की नीतियों की देन मानी जाती है और भारत का जो नवजागरण 19वीं सदी में होता है। इसके बारे में कहते हैं जो 19वीं सदी में अंग्रेजी शिक्षा, पाश्चात्य व्यवस्था की प्रक्रिया के फलस्वरूप मध्य वर्ग में चेतना आती है। वह चेतना भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को लेकर के संघर्ष करती है। वही परिवर्तन भारत में समाज सुधार के नाम से नवजागरण यूरोप भारत का समाज सुधार पाश्चात्य शिक्षा, अंग्रेजी नीतियों की देन मानी जाती है, जबकि यूरोप का जो पुनर्जागरण है वह चर्च आधारित व्यवस्था के दोष के फलस्वरूप निकला। यूरोप में कला, साहित्य, विज्ञान और तार्किकता को बढ़ावा दिया, जबकि भारत के संदर्भ में इतनी जटिलताएं थी वह सामाजिक कुरीतियों को मिटाने में भी लग गया, लेकिन उसको व्यापक सफलता नहीं मिली। भारत का पुनर्जागरण कह सकते हैं वह अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी नीतियों के गर्व से उत्पन्न हुआ, जिसके मूल में भारत की सामाजिक कुरीतियों और समस्याओं को मिटाना था, जबकि यूरोप के समाज पहले से पढ़ा लिखा था। चर्च आधारित व्यवस्था से अंधविश्वास और पाखंड का बोलबाला हो गया और 1453 में तुर्की की कुस्तुनिया घटना के बाद यूरोप में जो परिवर्तन होता है वह इटली से होता है। वही परिवर्तन ही भारत यूरोप में पुनर्जागरण का
यूरोप का पुनर्जागरण 15वीं सदी में होता है, 1453 में होता है। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? 15वीं सदी में यूरोप में हुए उन परिवर्तन जिन्होंने चर्च आधारित व्यवस्था से मुक्त होकर के कला, साहित्य, विज्ञान, गणित तथा अन्य पहलुओं को प्रभावित करते हुए यूरोप में आधुनिकता, तार्किकता के बीजारोपण किए, वही परिवर्तन पुनर्जागरण कहलाता है। पुनर्जागरण सही अर्थों में आधुनिकता और विज्ञान की खोज है। पुनर्जागरण की शुरुआत 1453 में इटली से होती है और इटली से होने के पीछे वहाँ का समाज और उसके साथ साथ वहाँ की भौगोलिक स्थिति और भौगोलिक स्थिति के साथ साथ इटली में विचार का आदान प्रदान, विद्वानों की शरण स्थली आदि परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराया जाता है। और ये यानी कह सकते हैं इटली से जो पुनर्जागरण आरंभ हुआ उसका प्रभाव पूरे यूरोप में पड़ा, यही इसका समय है। ठीक है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ते हैं लेकिन बीच में थोड़ा ठीक। थैंक यू।